आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर चीन के पास सैकड़ों फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर हो और भारत का अपना स्टेल्थ फाइटर अभी डेवलपमेंट स्टेज में हो, तो इसका भारत के एयर पावर पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। चीन तेजी से अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर की संख्या बढ़ा रहा है। वहीं भारत अभी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका को विकसित कर रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चीन के पास कितने J-20 हैं और भारत के पास कितने फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स हैं। असली सवाल यह है कि भारत इस स्थिति में पहुंचा कैसे। क्या एफजीएफए प्रोजेक्ट से बाहर निकलना एक बहुत बड़ी रणनीतिक गलती थी? तो और क्या एमका इस पूरे गैप को खत्म कर पाएगा? आज के इस वीडियो में हम इसी कहानी को समझेंगे। पहले हम बात करते हैं चीन का बढ़ता J-20 का बेड़ा। जी हाँ, अब बात करते हैं पहले चीन की। चाइना पिछले कुछ वर्षों में अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर का प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ाया है। चाइना J-20 का प्रमुख जो फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ यूज है वो कर रहा है, बल्कि J-20 चीन का प्रमुख फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। और इसका उद्देश्य सिर्फ एयर सुपियोरिटी हासिल करना नहीं, बल्कि कि यहाँ पर एनिमी एयर डिफेंस को चुनौती देना, लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट करना और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में काम करना भी है। कई डिफेंस असेसमेंट्स में अनुमान लगाया गया कि अगर चीन इसी प्रोडक्शन रेट को बनाए रखता है तो 2030 तक उसके J-20 फ्लीट की संख्या कई सौ तक पहुंच सकती है। यानी चीन के पास सिर्फ एक एडवांस फाइटर का प्रोटोटाइप नहीं, बल्कि वह बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस और डिप्लॉय भी कर सकता है उन्हें, और उस दिशा में वो आगे बढ़ भी चुका है। और यहीं से भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती पैदा होती है, क्योंकि भारत की एयरफोर्स अभी मुख्य रूप से फोर्थ और 4.5 जनरेशन फाइटर जैसे कि Su-30 MKI और राफेल पर डिपेंडेंट है। भारत का इंडिजिनस फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एमका अभी ऑपरेशनल सर्विस में नहीं आया है। और अगर हम बात करें एफजीएफए की, तो भारत और रूस ने फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर काम तो शुरू किया था, जिसे ब्रॉडली रशियन Su-57 प्रोग्राम से जोड़ा गया था। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था भारत को अपेक्षाकृत जल्दी फिफ्थ जनरेशन फाइटर कैपेबिलिटी मिले और साथ ही इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को इसके डेवलपमेंट में भाग लेने का मौका मिले। लेकिन धीरे धीरे इस प्रोग्राम को लेकर भारत की चिंताएं बढ़ने लगी। सबसे बड़ी चिंताओं में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कॉस्ट, वर्क शेयर, फाइटर की वास्तविक स्टेल्थ कैपेबिलिटी शामिल थी। इसके अलावा इंजन मैच्योरिटी और मेंटेनेंस जैसे मुद्दों पे भी जो भारत की बात है वो ज़्यादा सुनी नहीं जा रही थी और भारत ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। अब भारत के सामने सवाल ये था कि अगर हम इतना पैसा और समय किसी फॉरेन प्लेटफॉर्म में लगाते हैं तो क्या हमें उतनी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी मिलेगी जितनी हम चाहते हैं। और आखिरकार 2018 में भारत को जब इसका स्पष्ट जवाब नहीं मिला तो भारत एफजीएफए प्रोग्राम से बाहर हो गया। इस फैसले ने भारत को एक स्ट्रेटेजिक चॉइस के सामने खड़ा कर दिया। एक तरफ था फॉरेन फिफ्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म के जरिए जल्दी कैपेबिलिटी हासिल करना, और दूसरी तरफ था अपना इंडिजिनस स्टेल्थ फाइटर विकसित करने का जो लंबा और मुश्किल रास्ता है वो चुनना। भारत ने दूसरा रास्ता चुना और यही रास्ता आगे चलकर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की दहलीज तक पहुंचा। एमका का कॉन्सेप्ट काफी महत्वाकांक्षी है। यह सिर्फ एक स्टेल्थ फाइटर नहीं होगा, बल्कि इसे एडवांस सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नेटवर्क और नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन और मॉडर्न वेपन के साथ इंटीग्रेटेड कॉम्बैट प्लेटफॉर्म के तौर पर विकसित करने की योजना है। लेकिन एमका की डेवलपमेंट जर्नी आसान नहीं रही। फंडिंग अप्रूवल्स, चेंजिंग ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स और कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट में टाइमलाइन को लंबा किया। और 2026 में प्रोग्राम ने एक बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन हासिल किया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि आरएफपी जारी करी, जिससे प्रोग्राम को प्रोटोटाइप एग्जीक्यूशन की दिशा में आगे बढ़ाने का रास्ता खुला। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर की भूमिका लगातार बढ़ रही है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो, भारत फोर्ज, टाटा डेटा पैटर्न्स और डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज जैसी प्राइवेट कंपनीज के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर के सहयोग से एक बड़ा एरोस्पेस इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश इस समय चल रही है। और अगर ये मॉडल सफल रहता है तो एमका सिर्फ एक फाइटर प्रोग्राम तक नहीं रहेगा, ये भारत की पूरी मिलिट्री एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बदल के रख सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि एमका कब आएगा। देखिए, अगर डेवलपमेंट, प्रोटोटाइप टेस्टिंग, फ्लाइट ट्रायल और सर्टिफिकेशन योजना के मुताबिक चलते हैं तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल एंट्री 2030 के दशक के मध्य तक होने की उम्मीद है। यानी आने वाले कई वर्षों तक इंडियन एयरफोर्स के पास अपना इंडिजिनस फिफ्थ जनरेशन फाइटर नहीं होगा, और इसी दौरान चीन अपने J-20 फ्लीट को लगातार बढ़ा रहा होगा। यही कारण है कि भारत के फिफ्थ जनरेशन फाइटर गैप को लेकर चिंता बढ़ रही है, क्योंकि फाइटर डेवलपमेंट में सिर्फ एयरक्राफ्ट डिज़ाइन महत्वपूर्ण नहीं होती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी ही उतनी महत्वपूर्ण होती है। और चीन ने J-20 के लिए मल्टीपल जो असेंबली लाइन्स हैं और बड़े प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन पर भारी निवेश किया है।
अब भारत एमका के लिए एक नए पब्लिक प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग मॉडल की तरफ बढ़ रहा है। इसका फ़ायदा हमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़ा दिखाई पड़ता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में भारत के सामने एक स्पष्ट प्रोडक्शन गैप मौजूद है। तो क्या इसका मतलब चीन भारत के सामने भारत कमज़ोर है? देखिए, यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है एक बात को कि एयर कॉम्बैट का फैसला सिर्फ फाइटर जेट की संख्या से नहीं होता है। स्टेल्थ निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन ये किसी एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से इनविजिबल नहीं बना देता। मॉडर्न एयर वॉरफेयर में सेंसर, रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, डेटा लिंक, एवैक्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम भी उतने महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको लगता है कि J-20 स्टेल्थ है और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम इसको नहीं गिरा सकते, तो आपको ईरान और अमेरिका का जो युद्ध था वो तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर अभी ईरान ने अमेरिकी F-35 को जो है वो हिट किया था। यहाँ पे ईरान इसराइल की वॉर अगर की बात कर लें तो मल्टीपल वीडियो सरफेस हुई थी जहाँ पर अमेरिका का F-35 लाइटनिंग 2 वहाँ पर हिट हुआ था। तो कहने का सीधा मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि F-35 कमज़ोर है कहीं से, बल्कि ये कह रहा हूँ कि चीज़ें परिस्थितियों पर डिपेंड करती हैं कि उस समय परिस्थितियाँ कैसी हैं। अब इस मामले में अगर हम बात करें तो भारत के पास महत्वपूर्ण कैपेबिलिटी मौजूद है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि लॉन्ग रेंज मॉडर्न वॉरफेयर में सेंसर, रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, डेटा लिंक, एवैक, लॉन्ग रेंज मिसाइल और दूसरी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। और भारत के पास कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो भारत के पास फिलहाल राफेल है। राफेल के साथ मीटियोर बियॉन्ड विजिबल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ईसा रेडार, एडवांस्ड सेंसर फ्यूजन और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैसी कैपेबिलिटीज इंडियन एयरफोर्स को एक मजबूत क्वालिटेटिव एज देती हैं। इसके अलावा Su-30 MKI फ्लीट को भी लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। एडवांस रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इंडिजिनस वेपन के इंटीग्रेशन के बाद Su-30 MKI की कैपेबिलिटी को मजबूत किया जा रहा है। और फिर आता है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। S-400 जैसे लॉन्ग रेंज जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये भारत को एक लेयर्ड डिफेंस नेटवर्क बनाने में मदद करते हैं। इसके साथ फ्यूचर इंडिजिनस सिस्टम और प्रोजेक्ट कुश जैसे प्रोग्राम भी भारत की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करने का लक्ष्य रखते हैं। यानी भारत की स्ट्रेटजी सिर्फ एक 5th जनरेशन फाइटर पर निर्भर नहीं है। भारत का फ्यूचर एयर पावर मॉडल कुछ इस तरह दिखाई देता है। एक तरफ राफेल जैसे एडवांस 4.5 जनरेशन विमान, दूसरी तरफ अपग्रेडेड Su-30 MKI और इसके साथ लॉन्ग रेंज वेपन, मीटियोर जैसी BVR मिसाइल, अस्त्र जैसी BVR मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म। ग्राउंड लेयर पर S-400 और फ्यूचर इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम है और इन सभी के ऊपर लॉन्ग टर्म गोल है एमका। एमका भारत को सिर्फ एक स्टेल्थ फाइटर नहीं देगा, बल्कि इंडिजिनस 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बनाने का मौका भी देगा। और यही वजह है कि एमका की सफलता भारत के लिए इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या FGFA छोड़कर भारत ने गलती करी? तो इसका जवाब इतना आसान नहीं है। अगर भारत FGFA में बना रहता तो शायद 5th जनरेशन फाइटर कैपेबिलिटी तक पहुंचने का रास्ता कुछ अलग होता। लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कॉस्ट, वर्क शेयर और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर जो चिंताएं थी, उन्होंने भारत को इंडिजिनस रूट चुनने के लिए प्रेरित किया। और इस फैसले का सबसे बड़ा नुकसान तो फिलहाल समय है। चीन ने इसी दौरान J-20 को तेजी से प्रोडक्शन में पहुंचाया और बड़ी संख्या में बनाया, लेकिन अब भारत भी इस रास्ते में सही चल रहा है। तो आखिर सवाल यही है आपसे कि क्या एमका भारत और चीन के बीच 5th जनरेशन फाइटर गैप को ख़त्म कर पाएगा, या तब तक चीन इतनी बड़ी बढ़त हासिल कर चुका होगा कि भारत को एक नई रणनीति बनानी पड़ेगी? आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।